नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रोफेसर ललन प्रसाद सर जो जाने माने अर्थशास्त्री ही नहीं शिक्षाविद भी रहे हैं और कई ऐसे मौक़ों जब देश की अर्थव्यवस्था और देश की शिक्षा प्रणाली, जहाँ तक देश के आर्थिक सुधारों का संबंध है, उससे कोई कनेक्शन हुआ तो इनकी बात और इनके विचारों को तरजीह दी गई, जो आज भी प्रमुख अखबारों, समाचार पत्रों और बड़े-बड़े चैनल्स के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ते रहे हैं और जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ हार्ट टॉक भारत पर आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद सर, और वो ये है कि जिस शिक्षा व्यवस्था को राहुल गांधी ने भरी संसद में ये कहा कि पूरी तरीके से चौपट हो गई है, और नीट पेपर लीक के बाद इस देश की एग्जामिनेशन प्रणाली पर पूरा विपक्ष सरगर्म है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक, गेट के बाहर और संसद भवन के अंदर एक ही शोर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। सवाल ये है कि अगर विपक्ष या स्टूडेंट्स के नाम पर जो भी अराजकतावादी तत्व हैं वो सवाल उठा रहे हैं, तो इस सवाल उठाने में कितनी ताकत है, और शिक्षा व्यवस्था पर जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, जब वो सरकारों में थे तो उस शिक्षा व्यवस्था के तहत उन्होंने क्या सुधार करने की कोशिश की, इसी पर आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर सर, प्रतिक्रिया के साथ साथ कुछ बड़े मुद्दों पर आप अपनी बात रखिए। जी, देखिए जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात है, तो शिक्षा व्यवस्था में पहले से काफ़ी सुधार हुआ। अगर पिछली सरकारों का रिकॉर्ड इस मामले में आप देखें, तो जो करिकुलम पढ़ाया जाता था बच्चों को और जो स्तर था शिक्षा का, उससे आज की शिक्षा का स्तर और जो आज का करिकुलम है, वो बहुत डिफरेंट है और वो काफ़ी उन्नत है उसकी अपेक्षा। आपको ध्यान होगा कि पहले इतिहास पढ़ाया जाता था तो उसमें पूरे मुगल पीरियड को ही हाईलाइट किया जाता था और जो हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन था और बड़े-बड़े जो हिंदू राजा थे और जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत उच्च कोटि का था और सारी दुनिया में भारत से मार जाते थे और भारत विश्व व्यापार का सेंटर था। तो वो सब चीजें हमारे बच्चों को कभी पढ़ाई नहीं गई। सालों 60-70 साल तक तो यही सब होता था। तो जो शिक्षा प्रणाली आधुनिक आज की गवर्नमेंट ने शुरू किया, नई शिक्षा प्रणाली जो उन्होंने स्थापित की, तो उसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा इनको जोड़ दिया गया और भारत के इतिहास को एक सही पैमाने पर लाया गया, सही उसका दर्शन कराया गया कि हम वास्तव में क्या थे और बीच में क्या हुआ और उसमें काफ़ी सुधार हुआ करिकुलम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और मेडिकल एजुकेशन में और लीगल एजुकेशन में, इन सब में व्यापक परिवर्तन हुए पिछले कुछ वर्ष। तो इसलिए ये कहना कि शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो तो बात गलत है। लेकिन जहाँ तक एग्जामिनेशन सिस्टम का बात है, तो इसमें प्रॉब्लम जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए ये तो जो एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम है, ये बहुत दिनों से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि इस गवर्नमेंट के टाइम में हुआ है, कांग्रेस के टाइम में हुआ, अर्जुन सिंह के टाइम में हुआ था और सिब्बल के टाइम में हुआ था और एजुकेशन मिनिस्टर थे। और अगर आप रिकॉर्ड देखें तो हर मिनिस्टर के रेजिम में न जाने कितने पेपर लीक हुए, एग्जामिनेशन लीक हुए और जितनी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे यूपीए की हो, चाहे बीजेपी की, सबके अंदर ये प्रॉब्लम आई है और अधिकांश राज्यों में भी ये प्रॉब्लम आई है, सिर्फ सेंटर में नहीं आई है और अभी भी आ रही है सर। और आ रही है, अभी भी आ रही है। इन लोगों के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो नेता बन के आगे बैठे हुए और बच्चों को पीछे धकेल दिया, आंदोलन बच्चों की ओर से शुरू हुआ और वो तो बैकग्राउंड में फेंक दिए गए और ऊपर राजनेताओं ने उसके ऊपर अपना वो वर्चस्व मार दिया और वो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं और पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है और इस पर हमें बहुत बारीकी से विचार करना चाहिए कि क्यों ये प्रॉब्लम है और इसके लिए क्या निदान। तो मैं समझता हूँ कि इस विषय पर थोड़ी चर्चा अगर हम लोग करें तो शायद ज्यादा लाभप्रद हो।
क्योंकि सर जहाँ तक राजनीतिक राजनेताओं की बात है, वो तो इस तरह के डिमांस्ट्रेशन करेंगे और जगह फसाद करेंगे, क्योंकि उनकी रोटी इससे चलती है। जब वो पावर में होते हैं तो कुछ और कहते हैं, जब पावर के बाहर होते हैं तो कुछ और कहते हैं। सर वैसे तो राहुल गांधी का कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं रहा कि उन्होंने शासन में मुख्य भूमिका निभाई हो। यह है कि ऐसे परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं जैसे उन्होंने शासन प्रशासन को बहुत करीब से अपने हाथों से करते या कराते हुए आगे बढ़े हैं और उसको नहीं, देखा है। कोई एक्सपीरियंस ही उनका नहीं है। ही हैज नो एक्सपीरियंस। वो तो किसी म्युनिसिपैलिटी के नहीं चेयरमैन में नहीं रहे हैं नहीं, लेकिन सर और एक किसी सवाल है। असेंबली में और कोई किसी गवर्नमेंट पोजीशन में नहीं रहे हैं और कोई मिनिस्टर नहीं नहीं रहे नहीं हैं। सर, उसमें एक सवाल है। राहुल गांधी मान लीजिए संसद में सवाल उठाते हैं। आपने अभी हिस्ट्री का जिक्र किया, हालांकि आप तो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, विद्वान हैं। मैं भी सर इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, और चूंकि सिविल सर्विसेज मैंने दी है, हालांकि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसमें भी इतिहास मैंने पढ़ा है और बहुत गहन अध्ययन किया है मैंने उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी प्रणालियों का, शुरू से लेकर के सिंधु सभ्यता से लेकर के 1947 तक का इतिहास। अब तो काफ़ी समय हो गया छोड़े हुए, नहीं तो लगभग याद है मुख्य बिंदु। मेरा एक सवाल है कि इतिहास बदलने या बदलाने का मुद्दा नहीं होता, क्योंकि फैक्ट्स को हटाया नहीं जा सकता। सवाल यह है कि उसमें क्या कुछ भरा जा रहा है तथ्यों में, किसी भी एक बिंदु पर। और दूसरी बात, किस पोर्शन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि कुछ हटाया तो जा नहीं सकता और अनर्गल उसमें भरा नहीं जा सकता, अनर्गल महत्व नहीं दिया जा सकता। सवाल यह है कि राहुल गांधी इतना बड़ा, सर सवाल मेरा जरूर सुनिएगा, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा का भगवाकरण कर दिया गया, पूरे इंस्टीट्यूशंस चौपट कर दिए गए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज तक कोई बदलाव, मोदी सरकार 12 साल हो गए, 13वां साल भी पूरा हो गया लगभग, अभी तक ये कुछ ऐसा कर ही नहीं पाए कि शिक्षा का जो कांग्रेसीकरण हुआ, जो लेफ्ट लिबरल गैंग का एक जो माइंडसेट कॉलेजेस में काम करता है, वो तो बदला ही नहीं जा सका। हाँ, देखिए ये बात तो आपने बहुत ठीक, जो माइंडसेट बना हुआ है 60-70 सालों से, उसको पीछे 10 साल के अंदर मोदी ने पूरा कोई चेंज किया हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने प्रयास जरूर किए और उसमें सफलता भी मिली है अस्पताल। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जमाना था, काफी हद तक मुगल पीरियड को ही हाईलाइट किया गया। हालांकि ठीक है, मुगल पीरियड तो था और 700-800 साल तक मुसलमान पर शासन किया, इसमें कोई शक नहीं। उसमें कुछ अच्छे शासक भी हुए थे, कुछ गड़बड़ भी हुए थे, जो भी थे। लेकिन यह कि उसी को हाईलाइट किया गया जो इस देश की खासियत थी, जिनकी वजह से ये देश सारी दुनिया में जाना जाता था, और जिन लोगों ने इस देश को इतना बड़ा नेतृत्व दिया कि भारत की जो सीमाएं थी कहाँ से कहाँ तक थी, और भारत की इकानमी कितनी उच्च कोटि की इकानमी थी, जिससे विदेशी भी सब याद करते हैं। तो यूरोप के जो इतिहासकार है और अर्थशास्त्री, वो कहते हैं कि भारत उस वक्त सोने की चिड़िया था जब यूरोप के लोग जंगली थे। ये तो यूरोप वाले खुद ही मानते हैं। तो इन चीजों को हाईलाइट न करके आप उन चीजों को ही हाईलाइट करते हैं, कब आक्रमण हुआ, कितने मंदिर तोड़े गए, और इसके बाद फिर क्या क्या शासन उनका ये शासन था, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया। उन्होंने भी जो शासन किया उन्होंने अच्छे से समझ सका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा उससे कोई विरोध नहीं, लेकिन मैं तो विरोध इस बात से है कि जो हम थे वो तो बताया नहीं गया, और जो हमारी असलियत नहीं थी उसे को उड़ा के बाहर दिखाया गया। तो बच्चों को जो आप पढ़ाएंगे वही तो पढ़ेंगे ना। और मदरसों में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तो वही शिक्षा लेके आगे जाते हैं। तो हिंदुओं को काफिर कहा जाता है तो वो काफिर कहते हैं। छोटे बच्चों को बेचारों क्या पता। मैं एक बात एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरह की बात जो है, आप शिक्षा में बच्चों के मस्तिष्क में जो बात डालेंगे शुरू में, उसका इम्पैक्ट बहुत होता सर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता। कुछ अहम मुद्दों पर हम बात करें, इसलिए मैं आज आपसे बिल्कुल आर्थिक मामलों पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे पेपर लीक हो रहे हैं सर, एनटीए एग्जामिनेशंस कराती है, चूँकि ऑल इंडिया मेडिकल से जुड़े हुए नीट्स के माध्यम से एग्जामिनेशन होते थे। अब पेपर लीक को कैसे रोका जाए, ये सब प्रयास अब कर रही है सरकार।
लीकेज तो शुरू से हो रहे हैं। कांग्रेस क्या जवाब देगी या कोई गवर्नमेंट क्या कहेगी, इसमें मोदी सरकार भी शामिल है। लेकिन उस लीकेज को इसलिए खत्म नहीं किया गया कि शिक्षा का जो माफियाकरण किया गया है वो इतना प्रभावी हो गए हैं कि लगभग वैसे ही इस देश के अंग हो गए जैसे यहाँ पर कभी लाल फीताशाही अंग हो गई थी। और यहाँ भ्रष्टाचार जो इस देश का एक एक कहते हैं ना कि कोई भी प्रगति का काम होगा तो उसमें एक गुण की तरफ वो रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही शिक्षा में माफिया लोग एंट्री कर गए हैं। अब इनको एलिमिनेट करना एक बड़ा काम है। और दूसरी बात, शिक्षा में बजटिंग करना और इन सारे व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त करना। मुझे नहीं लगता कि मुरली मनोहर जोशी के अलावा कोई ऐसा शिक्षा मंत्री पिछले 30-40 साल 45 साल में रहा हो जिसने वास्तव में शिक्षा पर कोई बहुत अच्छा काम किया हो। मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस दबाव के तहत इस्तीफे के मांग का तो कतई समर्थन कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, चूक तो हो रही है। और इस चूक को खत्म करने के लिए सर एक शिक्षाविद के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं, होना क्या चाहिए? अब देखिए, चूक तो हो रही है, ये बात तो आपकी ठीक है, और ये चूक बराबर होती आ रही है, बरसों से होती आ रही है। थोड़ा सा प्रयास इस गवर्नमेंट ने कानून बनाकर तो किया। हाँ 2024 में जून में जो कानून आया और प्रिवेंशन ऑफ पेपर लीकेज वगैरह की कमीशन है, तो उसमें जो प्रोविजन उन्होंने किया कि वो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 से 10 साल तक का जेल उन लोगों को किया जाएगा जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह से इस तरह से पेपर लीक करवाते हैं। और बाकी बाकी और भी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के काम में, उनके लिए भी कोई पेनाल्टी 5 से 10 लाख रुपए और फिर वो 5 साल से करीब इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन किए गए। लेकिन उस कानून का कोई इम्पैक्ट अभी तक तो कोई देखा नहीं गया। 2 साल तो हो गए, 2 साल में उस कानून में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ इम्पैक्ट, उसका एक कारण भी है जी। वो कारण जो सबसे बड़ा ये है कि मामले जुडिशियल में कोर्ट में चले जाते हैं और फिर कोर्ट में सबूत नहीं मिलता। अगर सबूत मिलता है तो वो उतना माननीय नहीं होता तो हमारे जजों को, तो लोग छूट जाते हैं। ज्यादातर केसेस जो कोर्ट में गए छूट गए, और केसेस गए कोर्ट में लेकिन कोई सजा ऐसी नहीं हुई। अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं है किसी को ऐसी सजा हो गई जो लोगों को कोई लगे कि हाँ, अगर इस तरह काम करेंगे तो हमें 10 साल की जेल हो जाएगी या हमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना मिलता है। तो ऐसा क्यों? अब आज मैंने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का पढ़ा, उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट टॉलरेट दिस सिचुएशन, दिस कैन नॉट गो ऑन रॉन्ग। तो ठीक है, दिस कैन नॉट गो ऑन रॉन्ग, लेकिन फिर जुडिशरी ने क्या किया? 2 साल कानून तो गवर्नमेंट ने बना ही दिया था, तो क्यों केसेस प्रोलॉन्ग होते हैं, लंबे चलते हैं केसेस, सालों चलते रहते हैं, कोर्ट में कुछ होता नहीं और बाद में फाइन बंद हो जाती है। तो जो माफिया गैंग काम कर रहा है इस मामले में, वो तो फ्री है, उसके खिलाफ तो कोई एक्शन हो नहीं पाया अभी तक कानून के अंदर। अब बात की जा रही है, आज जो कैबिनेट मीटिंग भी हुई है उसमें भी फैसला हुआ है कि और स्ट्रिंजेंट प्रोविजन किए जाएंगे और हो सकता है 1 करोड़ का 10 करोड़ का 10 करोड़ अभी जी। कोई आया, हाँ अभी कोई आया तो नहीं प्रोविजन, लेकिन हो सकता है कि 1 करोड़ का फाइन की जगह 10 करोड़ का फाइन कर दें या 10 साल की जेल से ज्यादा जेल कर दें, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन हमको हमें अपना जुडिशियल सिस्टम भी ऐसा बनाना चाहिए कि फैसले जल्दी हो। तो अब उसके लिए बात चल रही है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की, और दिल्ली में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित भी कर दिया गया और इस तरह से और राज्यों में भी वो इनिशिएट कर रहे हैं पूरा, ताकि ऐसे मामले इमीडिएट उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो यही कार्रवाई अगर 2 साल पहले जब शुरू किया ये कानून शुरू होता तो शायद अब तक उसका रिजल्ट हो सकता। तो एक तो प्रॉब्लम एक है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ फर्क पड़ेगा जो हम उम्मीद करते हैं, और कानून में जो कुछ गवर्नमेंट परिवर्तन करने जा रही है उससे भी कुछ फर्क पड़ता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ व्यवहारिक चीज। देखिए, पहले एग्जामिनेशन बहुत सारे डिसेंट्रलाइज थे, कुछ एम्स अपना एग्जाम करता था तो IIT अपने करते थे, IIM अपने करते थे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन करते थे, स्टेट गवर्नमेंट करती थी, तो छोटे पैमाने पर था, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बैठते थे थोड़े होते थे, और
उसका एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा आसान होता था। अब ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अब नीट में लाखों स्टूडेंट सारे देश में बैठते हैं, या और भी जो इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन है, जो सेंट्रलाइज एग्जाम्स है, और जो सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट में सेंट्रलाइज एग्जाम है, स्टूडेंट की संख्या लाखों में होती है, सेंटर हजारों में होते हैं, और फिर वो पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि पेपर बनाने वाले भी आदमी हैं, उनमें भी जो मुमकिन मानसिकता है कि सारे ईमानदार तो नहीं है, तो उसमें जो बेईमान है, अभी जो ये पेपर लीक हुआ, इसमें फिजिक्स का पेपर तो लीक हुआ, तो उसमें वो पुणे के 2 लोग पकड़े गए हैं, इसकी वजह से लीक हुआ। तो इस तरह से जो नैतिकता जो अध्यापकों में होनी चाहिए, जो पेपर सेटर्स में होनी चाहिए, तो वो कहाँ गई? क्यों ऐसा करते हैं लोग? ऐसा तो नहीं कि टीचर को पैसे उनको नहीं मिलते ऐसे काम के लिए, फिर वो इस तरह काम क्यों करते हैं? और फिर जो गैंग होता है, नाई तो ये सब काम करता ही है। और दूसरी बात यह है कि जो कोचिंग सेंटर्स, ये भी बाढ़ आ गई है पूरे हिंदुस्तान, और उनमें भी कोचिंग सेंटर्स में भी होड़ लगा रहता है सही बात। कि किसका गेस्ट पेपर सबसे अच्छा है, और वो गेस्ट पेपर कैसे अच्छा होता है, तो उसे वो भी विक्रम लगाते रहते हैं, कहीं न कहीं से जो पेपर सेटर होते हैं उनको साधते हैं, कुछ करते हैं, और कहीं न कहीं से कोई हिकमत लगा के कुछ कुछ क्वेश्चंस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम विशिएट हो गया है, तो पूरा सिस्टम खराब हो गया है। जैसे आपने कहा ना कि सिस्टम ही पूरा इस तरह से हो गया है पूरे देश में, हाँ, वो एक कि पार्ट इसको बन गया है सर। एक दीमक लग गया है कि जिसको इमीडिएट साफ करना बड़ा मुश्किल है, और ये प्रोसेस तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सही सकता। बात। अब देखिए, मैं समझता हूँ एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो इसका ये है कि जितने बड़े-बड़े एग्जामिनेशन हैं, जी। जैसे नीट है और पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, या और भी जो डिफरेंट बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि देखिए जो पेपर लीक हुआ, आईआईएम तक का पेपर लीक हो गया, एम्स का पेपर लीक हो गया, ऐसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन के पेपर लीक हुए। तो इसको सुधारने के लिए एक तो ये है कि द एंटायर सिस्टम शुड बी कंप्यूटराइज्ड, और कंप्यूटराइज भी ऐसे सॉफ्टवेयर से किया जाए कि उसका दुरुपयोग उस वक्त न हो। एग्जामिनेशन जब बच्चे बैठेंगे हाल में, तो वो फिर और कोई साइट कहीं से खोल न सके, कहीं से कुछ देख न सके, तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाए कि वो उस टाइम सिर्फ वही पे क्वेश्चन पेपर ही खुलेगा और कुछ भी नहीं खुल सकता उनके कंप्यूटर पर, और कहीं से कोई इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल सकती। तो एक तो यह कि आप सिस्टम को कंप्यूटराइज कर लीजिए। पहले तो पेपर सेटिंग के स्टेज पर ही विजिलेंस जरूरी है, तो कई सेट ऑफ पेपर्स बनने चाहिए, और उन पेपर्स को जब मिलाया जाए कि कौन सा क्वेश्चन दिया जाए, 5-7 पेपर जो सब बने एक सब्जेक्ट के, तो वो कंप्यूटराइज होना चाहिए, उसमें किसी मैनुअल का इंटरफेरेंस ना हो, और किसी को पता ही नहीं लगे कौन सा क्वेश्चन उससे लिख चुका। अभी तो ये कि एक आदमी, 2 आदमी या 3 आदमी तक पेपर सेट करते हैं, और वो कहीं से उन्होंने कुछ लीक कर दिया, तो वो सारे देश में धीरे-धीरे फैल जाती है, क्योंकि माफिया गैंग ऐसा है कि उनको पैसे लेके या कुछ करके कुछ न कुछ अतिक्रमण लगा के कर देते हैं। तो अगर इंटायर सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया तो मतलब पेपर सेटिंग फाइनलाइजेशन के स्टेज से लेकर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अब कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पर किए जाते हैं, अब अभी जब पेपर खुलता है, खोलने के एक आधे घंटे पहले वो पेपर खुलते हैं, कुछ 10 मिनट पहले खुलते हैं, उसी बीच में कहीं ना कहीं कुछ कर देते हैं, किसी जगह से कुछ लीक हो जाता है तो सारे हिंदुस्तान में फैल जाता है। तो वो सिस्टम ही खत्म करिए, खाली कंप्यूटर में ही खुले, कंप्यूटर में ही बंद हो, कंप्यूटर से ही रिजल्ट कंपाइल हो, और कंप्यूटर से ही वो पूरा डिक्लेयर करें जो मेरिट बनती है, और मैनुअल इंटरफेरेंस इसमें खत्म हो जाए। सिर्फ विजिलेंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रहे, और उसमें इतना तगड़ा विजिलेंस हो कि कोई मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई और चीज अपने साथ ना ले जा सके, और कंप्यूटर पर ही बैठ कर, लैपटॉप पर ही बैठ कर ये काम करना, और जो मुश्किल नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने कंप्यूटर प्रोवाइड कर सकती हैं, और बाकी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं जहाँ कंप्यूटर्स हैं, तो काफी तादाद में वहाँ पर सेंटर बनाया जाए और ये विजिलेंस किया जाए। तो अब इसमें ये जरूर है कि विजिलेंस भी आदमी करेंगे, तो उसमें तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी कि किस तरह से उनके ऊपर भी नकेल रखा जाए, ताकि वो किसी तरह की हेराफेरी न होने दें।
तो सारे सिस्टम को अगर हम चाहें रेगुलाइज करना तो हो तो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता। लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा सर। सबसे बड़ी बात कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा ना। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 10 से 11 लाख लड़के बैठते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। अब इतने कंप्यूटर्स का प्रीलिम्स का अगर एग्ज़ाम हो तो इतने कंप्यूटर का एग्ज़ाम करना, हर सेंटर को उससे जोड़ना। अभी तो सर ऐसे ऐसे सेंटर्स पे, हालांकि ऐसा बहुत कम ही अब हो रहा है कि वहाँ पंखा भी नहीं होता है और बच्चे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं। सर हमने बहुत नज़दीक से देखा, इसीलिए मैंने कहा एक वीडियो में सर कि मैंने इस व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा है, इसकी अच्छाइयों को भी देखा है। हमारी एग्जामिनेशन की प्रणाली में वो जो घुन लगे हैं वो गड़बड़ हैं, अदरवाइज हमारी प्रणाली बहुत अच्छी रही है। उस घुन को कोई ख़त्म नहीं कर पाया। उसको अगर टच करने की कोशिश की और उस पर निगहबानी रखी तो मुरली मनोहर जोशी, क्योंकि वो खुद भी एक शिक्षाविद थे और संयोग था कि जिस यूनिवर्सिटी और जिस छात्रावास से वो संबद्ध रहे सर, मैं वहीं से मैं भी हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और गंगानाथ झा हॉस्टल से। तो ये इस व्यवस्था पे जब राहुल गांधी ने बोला तो सर मुझे हंसी भी आई। पूरे एजुकेशन प्रणाली ही नहीं, शिक्षा के एग्जामिनेशन के पूरे प्रणाली को ही ध्वस्त बता दिया उस व्यक्ति ने, और एक भी उदाहरण नहीं दे पाया। तो ये तो हमारे विपक्ष की स्थिति है, विडंबना ही है। तो देखिए, ये तो विडंबना है। राहुल गांधी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन जी चीजों का, जी सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्योंकि गवर्नमेंट में रहे नहीं है वो, और ब्यूरोक्रेसी कैसे वर्क करती है और इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं। और जहाँ तक इंस्टीट्यूशंस के भगवाकरण की बात करते हैं, तो कांग्रेस के टाइम में तो सारे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आपने पहले भी कहा कि लेफ्ट माइंडेड के लोग जैसे भर दिए गए, और उनमें से बहुत से अभी भी सब कंट्रोल कर रहे हैं। और अभी भी बहुत से हिंदुस्तान में अखबार और मैगजीन्स हैं जिसमें इन लोगों का ही वर्चस्व, और वो जो चीजें लिखते हैं वही ऑथेंटिक माना जाता है। मीडिया में भरे पड़े हैं लोग इससे, तो भगवाकरण वाली बात तो ये ठीक है। वो और सर ये तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ सर। आज भी इस समय में 2014 से लेके आज तक मोदी सरकार है, शिक्षा में जो लिबरल और लेफ्ट गैंग एक फैशन के तहत प्रभावी होता है, क्योंकि इंटर पास करके लड़के कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आज भी मार्क्स और लेनिन के नाम पर उनको सत्ता का विरोध करना ही पहला फैशन के तहत पहला गुण सिखाया जाता है कि अगर आपने सरकार के पक्ष की कुछ अच्छी बातों को सही कहा तो मान लिया जाएगा, करे यार आप तो स्टूडेंट ही नहीं हो, कैसे क्रांतिकारी हो। ये जो समझने का तरीका है अभी भी बदला नहीं है सर, और ये जो बदला नहीं है इसी कारण से अर्बन नक्सल जो है, यही निगेटिविटी अर्बन नक्सल के रूप में स्थापित हो जाते हैं, जो इस देश में अभी भी उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है, घटी नहीं है। जी खैर, अब देखिए संख्या बढ़ रही है कि नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ काफी संख्या में अभी वो लोग हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अभी भी, इसमें कोई शक नहीं। बाकी जहाँ तक आपने मार्क्स और लेनिन की बात की, मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, इंसिडेंट याद आता है। मैं मॉस्को में था और वहाँ मॉस्को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चरल एक्सचेंज स्कीम में। तो वहाँ मैंने देखा था कि जो मार्क्स और लेनिन को पढ़ना तो कंपल्सरी होता है ना, तो बच्चे क्लास रूम में सोते थे मार्क्स और लेनिन की बात होती। और देखिए मार्क्स और लेनिन का क्या हाल हुआ, उसी मॉस्को शहर में उनकी मूर्तियां तोड़कर फेंक दी गई, पूरे रशिया में उनकी मूर्तियां तोड़कर फेंक दी गई। तो कई बार यहाँ जब हमारे कम्युनिस्ट दोस्त कोई बात करते थे तो मैं कहता था भाई बहुत सी मूर्तियां वहाँ पड़ी हैं, लाके यहाँ पे इंसाफ कर। तो ये तो आप बच्चों के माइंड में जो चीज भरना चाहते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर ही लें। और समय बदलता है, जब चीजें बदलती हैं और लोगों को और इंफॉर्मेशन आने लगता है तो बहुत सी पुरानी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती हैं, लोगों का विश्वास हट जाता है। तो बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस रजीम में अब रजीम में हुई है, धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं गलत हुआ है और वो उसके ऊपर सुधार की बात कर। बाकी ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि अभी भी उस गैंग का काफी होल्ड है सिस्टम के ऊपर। सर मैं तो ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत जल्दी वो हटाना उस सिस्टम से मुश्किल है।
ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ सर कि जो देना बहुत ज़रूरी है लेकिन दे नहीं सकता कुछ कारणों से। वर्तमान बिल्कुल अभी हाल के समय में बच्चों को बिल्कुल इतिहास के संदर्भ में फैक्ट्स को ही गलत बताया जाता है, और प्रोफेसर्स होते हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के लोग होते हैं, और हम तो दंग रह जाते हैं, को पढ़ाते क्या है। भाई देखिए, आप बताइए शिक्षा मंत्री शुरू में कौन थे? मौलाना आजाद, नूरुल हसन। अब इन लोगों के टाइम में जो सिलेबस बने, नूरुल हसन के टाइम में जो सिलेबस बने, इतिहास कैसे मिलता? सही बात। मैंने ये सब देखा, मैं तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में रहा हूँ, शुरू से 50 साल मैंने यूनिवर्सिटी सिस्टम में बिताया। तो इन लोगों का इतना असर था कि जो प्रोफेसर वगैरह टीचर भी होते थे तो वही करते थे जो ये लोग चाहते थे। सही बात, जो सही बात। ऊपर से आता था, तो वो सिस्टम तो सारा अभिषेक होता गया, और ये परंपरा चलती गई जब तक, क्योंकि एक ही सरकार 60-70 साल तक तो एक ही पार्टी की गवर्नमेंट थी, या उनके सहयोगी के साथ पार्टी। तो 70 साल तक अगर कोई शासन चला रहे और शुरू में उसकी कुछ नीतियां बन जाए, तो जाहिर है कि वो नीतियां कुछ दिन तक चलती रहेंगी, उनका इम्पैक्ट रहेगा, बच्चों के माइंड में तो चीजें रहेंगी। अब उसको एकदम से बदल देना 10 साल के अंदर, कोई जादू, कोई छड़ी तो नहीं है मोदी के पास तुरंत बदल दे। बहुत बड़ी बात सर आपने कही, और इसका अगला पार्ट क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा हम आपसे करेंगे जब अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द इस देश की पूरी शिक्षा प्रणाली पर बिना चर्चा किए अनर्गल प्रलाप हो रहा है, तब हार्ट अटैक भारत पर प्रोफेसर ललन प्रसाद सर से हमने वास्तव में शिक्षा व्यवस्था की वो खामियां, वो समस्याएं और वो सुधार जो किए गए, जो नहीं किए गए, उन पर चर्चा करने की पहल की गई है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत ढेर सारा प्यार देंगे, तो यकीन मानिए इस सीरीज में हम इनसे इन्हीं मुद्दों पर 2 से 4 वीडियो और बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो को आपने पसंद किया हो, सर की बात से सहमत हों असहमत हों, आप अपना पक्ष रखिए, उनसे सवाल पूछिए। अगले वीडियो में, चूँकि अभी तो ये मामला चलेगा, हम सर से कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे, न कि सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा पर इनके विचार सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।